और साथियों, सेना में रिटायर होने के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यह चैप्टर डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए। और इसी सोच के तहत वेटरन्स के रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट पर खास ध्यान हमारी गवर्नमेंट। साथियों, पब्लिक इंटरप्राइजेज में उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके डिसिप्लिन, लीडरशिप। सबसे पहले मैं यहां मौजूद सभी पूर्व सैनिकों को शीश झुकाकर नमन करता हूं और मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने इस देश के रक्षा के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा राष्ट्र सेवा में लगाया है। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। भले ही हमारे देश के यक्स सर्विसमैन रिटायर हो जाते हैं, मगर उनके भीतर का सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा केवल भारत के सबसे सुरक्षित स्टेट में से यह केरलम एक है, मगर यहां के लोगों के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का भाव इतना अधिक है कि केरलम के लोग सिर्फ नेवी ही नहीं बल्कि आर्मी और एयरफोर्स में भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। देश के लिए अपने प्राणों की आहूत देने वालों की लिस्ट मैं मानता हूं कि काफी लंबी है। कौन भूल सकता है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अशोक चक्र पुरस्कार विजेता की सुप्रीम सैक्रिफाइस को, जब मुंबई टेरर अटैक के दौरान उन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। साथियों, यह देश का दुर्भाग्य था कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने मेजर संदीप उन्नीथन के बलिदान का जो उचित सम्मान होना चाहिए था वह उचित सम्मान नहीं किया। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के समय में सेना और सैनिकों का सम्मान में हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं। हमारी सरकार का भी यही मानना है। हमारे सोल्जर्स और वेटरन्स देश के एक स्ट्रांग पिलर हैं। उनकी देखभाल करना यह हमारी मॉरल ड्यूटी है। हमारी सरकार ने अपने वेटरन्स के लिए बीते वर्षों में कई ठोस फैसले किए हैं और आने वाले समय में भी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ऑनेस्टी के साथ इसे इंप्लीमेंट किया है। इसके कारण हमारे वेटरन्स के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने उनके साथ जस्टिस की है। साथियों, कांग्रेस ने इस देश के पूर्व सैनिकों की आंखों में बराबर धूल झोंकने का काम किया है। यह कांग्रेस ही है जो 4 डिकेड्स तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से एक प्रकार से विश्वासघात करती रही है। बजट एलोकेशन सिर्फ 500 करोड़ रुपये रखकर बराबर कांग्रेस कहा करती थी वो वन रैंक वन पेंशन इसे लागू करेंगे, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए थे। हमने 2013 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कहा था कि सरकार बनने पर वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे, और भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। यानी जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स में कभी अंतर नहीं होता है। और अपने वेटरन्स के अलावा हम उन सैनिकों को भी उचित सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। और इसी भावना से हमने नेशनल वार मेमोरियल जैसे स्थान बनवाए जो हर नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि आज हम जिस शांति और आजादी में जी रहे हैं उसके पीछे कितने बलिदान छिपे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों तक देश में राज करने के बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट एक वार मेमोरियल तक नहीं बना पाई थी। आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में भी वार मेमोरियल भी बना रहे हैं ताकि देश की फ्यूचर जनरेशन को इंस्पिरेशन मिल सके कि हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए क्या सैक्रिफाइस की है, इसकी सही तरीके से उनको जानकारी भी हो सके। जब 1962 में वार हुई तो भारत के सैनिकों ने रिजांगला में एक करिश्मा किया था। 120 सैनिकों की एक यूनिट ने सामने आ रहे हजारों से अधिक दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और दे फॉट टिल देयर लास्ट बुलेट एंड ब्रेथ। इस बहादुरी के सम्मान में रिजांगला में एक भव्य स्मारक बनाया गया है। मैं वहां गया था तो उस समय स्मारक के नाम पर कुछ नहीं था, एक केवल स्टोन का कोई पिलर खड़ा हुआ था। वहां के लोगों ने मुझे जानकारी दी, उसी समय मैंने आदेश किया था कि नहीं, यहां पर यह मेमोरियल भव्य बनाया जाएगा और रिजांगला में आज वह वार मेमोरियल बनकर तैयार है। और साथियों, सेना में रिटायर होने के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यह चैप्टर डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए। और इसी सोच के तहत वेटरन्स के रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट पर खास ध्यान हमारी गवर्नमेंट दे रही है। उन्हें नए
स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि वे रिटायरमेंट के बाद भी अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। साथियों, पब्लिक इंटरप्राइजेज में उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके डिसिप्लिन, लीडरशिप और इंटीग्रिटी को पहचान मिल रही है। जो वेटरन्स अपना काम, खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। हाउसिंग स्कीम्स हो, लोन की फैसिलिटी हो या दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हो, इन सबको वेटरन्स के अकॉर्डिंग भी एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से की जा रही है। यदि मैं यहां सिर्फ आतंकवाद की बात करूं तो आप याद कीजिए, जब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का शासन था तो कैसे हालात थे। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में या तो आतंकी घटना होती थी या फिर शहरों में बम ब्लास्ट की खबरें आती थी और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या होता था? मोटे मोटे डोजियर सौंपे जाते थे जिन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता था। जब से सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव एक्शंस भी लिए हैं। चाहे उरी अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक हो या अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार किया है और उसमें हमें कामयाबी भी हासिल की। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बताया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और साथियों, आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरफ पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन इस संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय पेटी पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। आप सब लोग समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज वेस्ट एशिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे आप सब कमोबेश परिचित हैं। और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह कोई साधारण नहीं है, बहुत ही गंभीर है। हमारे केरल के काफी लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हालात पर पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाकर रखी है। एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सिचुएशन। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठकों के माध्यम से लगातार सरकार को एक्शन प्लान बनाने के लिए जो आवश्यक डायरेक्शंस हो सकते हैं, आवश्यक डायरेक्शंस वह दे रहे हैं। उन्होंने मेरी चेयरमैनशिप में भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनाया है। उसकी भी एक बैठक हो चुकी है और यहां से जाने के बाद हमारी वह दूसरी बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर तरीके से हमारी सरकार तैयार भी है।
यह समय पूरे देश को एकजुट होने का समय है और संकट के समय में भाजपा ने बराबर देश का साथ दिया है। इसके पहले की हिस्ट्री भी उठाकर कोई देख सकता है। यह समय पार्टी पॉलिटिक्स करने का नहीं है, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आने का है ताकि भारत और भारतीयों के इंटरेस्ट की, उनके हितों की सही तरीके से रक्षा की जा सके। और साथियों, आप जानते हैं कि कौन देश के हितों की रक्षा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में सही पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करिए और मैं समझता हूं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वह सही पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। वह केवल और केवल बीजेपी है और बीजेपी के साथ है मोदी यू दे गारंटी, क्योंकि उनकी लीडरशिप 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, जो कि हर तरीके से ट्राइड है और टेस्टेड भी है। मेरे बहने भाइयों, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि डिफेंस के मामले में भारत कैसे तेजी के साथ सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। आज भारत जो कभी केवल वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, इंपोर्ट के मामले में जाना जाता था, अब एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यहां पर आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 600 करोड़ था, वह आज बढ़कर 38,500 करोड़ तक पहुंच गया। मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। और अभी जो लास्ट डाटा आया है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 25-26 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 62.66% का रिकॉर्ड जंप हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में हम 1.50 लाख करोड़ का माइलस्टोन पहले ही क्रॉस कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कि हम 2029 समाप्त होते होते हमारा यह टारगेट 3 लाख करोड़ का है और यह पूरा होकर रहेगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं।